वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है कि एडम स्मिथ का जो आर्थिक सिद्धांत है, ठीक है, उसका आज हम लोग व्याख्या करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडम स्मिथ के आर्थिक सिद्धांत की व्याख्या करें, ठीक है, आर्थिक सिद्धांत की व्याख्या करें। तो आंसर होगा एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के जनक भी है। इन्होंने अर्थव्यवस्था पर बहुत सी किताबें लिखी, जिसमें इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंक्वायरी ऑफ द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, जिसको संक्षेप में वेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है। यह पुस्तक 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह मुख्य रूप से आर्थिक विकास की समस्या से संबंधित थी। उन्होंने राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का सूचक माना है और ये चाहते थे कि सभी लोग इनके विचार को माने। एडम स्मिथ ने विकास के संबंध में जो मुख्य विचार दिए वे निम्नलिखित है, ठीक है। तो एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? क्लासिकल इकोनॉमिक्स माना जाता है इनको, और ये अर्थशास्त्र का पिता भी इनको कहा जाता है। इनका जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंक्वायरी ऑफ द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 ईस्वी में क्या हुई थी? पब्लिश्ड की गई थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने आर्थिक विकास की समस्या से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए थे। तो देखते हैं एडम स्मिथ ने विकास के संबंध में क्या विचार दिया है। पहला है प्राकृतिक व्यवस्था। एडम स्मिथ आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत प्राकृतिक कानून में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि विकास जो है वो प्रकृति के द्वारा ही संभव है, क्योंकि प्रकृति में ही सब कुछ पाया जाता है। कोई भी मानव जो समाज में रहता है वह अपना लाभ करते करते पूरा समाज को लाभ पहुंचाता है। प्रकृति यदि किसी से कुछ करवाना चाहती है तो वह मनुष्य स्वयं उसकी ओर आकर्षित होता है। उसके लिए उन्होंने मनुष्य को किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए एडम स्मिथ का मानना है कि कोई भी कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो एडम स्मिथ जो थे वो प्रकृति पर ज़्यादा विश्वास करते थे। उनका मानना ये था कि अगर हमारी किस्मत में जो कुछ लिखा हुआ है वो किस्मत हमसे करवा ही लेगी किसी भी तरीक़ा से, और हम लोग को उसके लिए कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये इनका विचार था सरकारी हस्तक्षेप पर पाबंदी। एडम स्मिथ का मानना है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। इनका मानना है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और लोग आगे बढ़ने की चाह में अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए इसमें सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो दूसरा इनका विचार क्या था कि सरकारी हस्तक्षेप पर पाबंदी, मतलब कि सरकार को अर्थव्यवस्था पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की जो है वो स्थिति पाई जाती है, जिस कारण लोग एक लाभ कमाने के चक्कर में एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, और उसमें वो लोग तो लाभ कमाते ही है, साथ साथ अन्य लोगों को भी फ़ायदा करते हैं। तीसरा है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन एक दिए गए समय के लिए उत्पत्ति के साधनों एवं उनके द्वारा उत्पादित उत्पादन की मात्रा के भौतिक संबंध को बताता है। इसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया है, वो है P F L A और K, ठीक है, वेयर P प्रोडक्शन, F फंक्शन, L लैंड, LA लेबर और K कैपिटल। एडम स्मिथ के अनुसार भूमि, श्रमिक तथा पूंजी उत्पादन फलन को निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं। इनके समय में उद्यमी नहीं होते थे, इसलिए इनका मानना था कि केवल 3 ही तत्व होते हैं जो भूमि, श्रमिक और पूंजी जो उत्पादन को प्रभावित करते हैं। चौथा तत्व उद्यमी का इन्होंने कहीं भी उल्लेख नहीं किया है, ठीक है। तो एडम स्मिथ क्या है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनके समय में क्या होता था, उद्यमी नहीं होते थे, इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत में ये माना है कि 3 ही तत्व हैं, भूमि, श्रमिक और पूंजी, जो उत्पादन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इन्होंने चौथा तत्व उद्यमी का इन्होंने
कोई भी उल्लेख नहीं किया है। श्रमिकों का विभाजन। श्रम विभाजन स्मिथ के विकास सिद्धांत का मुख्य बिंदु है। श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य देना ही श्रम विभाजन कहलाता है। इनसे प्रत्येक श्रमिकों की निपुणता बढ़ती है। वस्तुओं के उत्पादन में श्रम की बचत होती है। बाजार के विस्तार से श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो इन्होंने श्रम विभाजन को भी प्रमुखता दी है और कहा है कि यदि अगर सभी श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य का विभाजन उनके अंतर्गत किया जाता है तो उससे उत्पादन क्षमता में बहुत मतलब अच्छी प्रकार से वृद्धि होती है और वस्तुओं के उत्पादन में श्रम की बचत होती है। विकास के अभिकर्ता। एडम स्मिथ के अनुसार कृषक, उत्पादक और व्यापारी आर्थिक विकास के मुख्य अभिकर्ता हैं। एडम स्मिथ का कहना है कि यह अर्थव्यवस्था में ये तीनों एजेंट्स के रूप में कार्य करते हैं। कृषक कच्चे माल का उत्पादन करते हैं तथा उत्पादक इन कच्चे माल का इस्तेमाल करके वस्तुओं का निर्माण करते हैं तथा व्यापारी वर्ग इन वस्तुओं को बेचकर लाभ कमाते हैं। व्यापारी वर्ग केवल लाभ के लिए कार्य करते हैं। उद्योग और वाणिज्य का विकास कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है क्योंकि किसान अब उन्नत तकनीकों का प्रयोग करने लगते हैं, अतः कृषि से अतिरेक मिलना प्रारंभ हो जाता है जिससे पूंजी संचय में वृद्धि होती है और विकास बढ़ता है। तो विकास का अभिकर्ता के अंतर्गत इन्होंने माना है कि कृषक, उत्पादक और व्यापारी आर्थिक विकास के क्या है मुख्य अभिकर्ता हैं और ये लोग क्या है एजेंट्स के रूप में कार्य करते हैं। कृषक कच्चा माल का उत्पादन करता है यानी कि फसल उगाता है और व्यापारी कच्चे माल का इस्तेमाल करके उत्पादक जो है वो क्या करता है वस्तुओं का निर्माण करता है और व्यापारी उन वस्तुओं को बेच करके क्या होता है धन या लाभ कमाता है। इस समय क्या होता है कि किसान उन्नत तकनीकों का उपयोग करने लगते हैं जिससे कि अतिरेक मिलना प्रारंभ हो जाता है यानी कि प्रॉफिट मिलना प्रारंभ हो जाता है और उससे पूंजी का संचय में वृद्धि होती है यानी कि बचत करना लोग चालू कर देते हैं। ठीक है, जिससे विकास को बढ़ावा मिलता है क्योंकि वही बचत फिर दूसरे काम के लिए उस पैसा का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद इन्होंने स्टेशनरी स्टेट के बारे में बताया जिसको चित्र के द्वारा इन्होंने बताया है। वाई अक्ष और एक्स अक्ष पर समय को दिखाया गया है जहाँ पर T1, T2, T3, T4 और T5 अलग अलग समय को दर्शा रहा है। S है और Y 0 और ये वक्र है X। ठीक है, और ये यहाँ पे O है। चित्र से पूंजी निर्माण OY0 से शुरू होता है। जैसे जैसे पूंजी बढ़ता है वैसे वैसे स्टेशनरी स्टेट हो जाता है मतलब सीधा हो जाता है। शुरू में पूंजी निर्माण बढ़ता है फिर एक समय ऐसा होता है जहाँ पर यह स्थिर हो जाता है। इस एडम स्मिथ का मानना था कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे Y0 भी बढ़ता जाएगा। हर सिद्धांत की तरह इस सिद्धांत की भी कुछ आलोचनाएं हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता। स्मिथ का सिद्धांत पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। आजकल किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा नहीं पाई जाती है, ना ही गैर पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। एडम स्मिथ का मानना था कि प्रतियोगिता के द्वारा ही लोग आगे बढ़ते हैं जो कि गलत है। सरकारी हस्तक्षेप की अवहेलना। एडम स्मिथ ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, पर यह गलत है क्योंकि सरकार ही है जो अर्थव्यवस्था के लिए नियम बनाती है तथा इसको लागू भी करती है। यदि सरकार हस्तक्षेप ना करे या नियम ना बनाए, वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित ना करे तो अर्थव्यवस्था में समस्याएं आएंगी। उद्यमी की अवहेलना। उद्यमी जो है वो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, पर एडम स्मिथ ने इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया है। एडम स्मिथ के अनुसार 3 ही तत्व होते हैं, भूमि, श्रमिक और पूंजी। उद्यमी जो सभी चीज़ों का प्रबंधन करते हैं और अर्थव्यवस्था को उचित प्रकार से चलाने में सहायता प्रदान करते हैं कि इन्होंने अवहेलना की है। स्थैतिक अवस्था की मान्यता। एडम स्मिथ का मानना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का विकास संतुलन बिंदु पर पहुंच जाने के बाद अर्थव्यवस्था में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, परंतु यह मान्यता गलत है। जनसंख्या के घटने या बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था अपने संतुलन बिंदु से घट या बढ़ सकता है।
इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी एडम स्मिथ का यह सिद्धांत काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ तथा इसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो आज का हम लोग का यह टॉपिक कंप्लीट होता है कि एडम स्मिथ का विकास संबंधी जो सिद्धांत है कि उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था विकास संबंधी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।